तो पिछले लेक्चर में हम बात कर रहे थे एक्टिव मास की, बात करी थी हमने। तो आज हम बात करेंगे द्रव्यानुपाती क्रिया नियम। द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम। लॉ ऑफ मास एक्शन इसको बोलते हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन। क्या है लॉ ऑफ मास एक्शन? स्थिर ताप पर ये गोल्डबर्ग तथा बागे दो वैज्ञानिक हुए थे, गोल्डबर्ग तथा बागे, और उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं पर अध्ययन किया था। ठीक है ना? उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं पर, जो रिवर्सिबल अभिक्रियाएं होती हैं उन पर उन्होंने प्रयोग किए और ये नियम दिया जिसे हम कहते हैं द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम। गोल्डबर्ग तथा बागे ने दिया था ये नियम। ठीक है? क्या था ये नियम? स्थिर ताप पर, स्थिर ताप पर किसी पदार्थ की क्रिया करने की दर, किसी पदार्थ की क्रिया करने की दर उस पदार्थ के सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होती है। ठीक है? पदार्थ के सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होती है। ठीक है? कांस्टेंट टेम्परेचर पर किसी पदार्थ की क्रिया करने की दर उस पदार्थ के सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होती है, तथा अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया का वेग, तथा अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर अभिकारक पदार्थों के, अभिकारक पदार्थों के सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के पदार्थों के सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होती है। यह है किसी पदार्थ की क्रिया करने की दर उस पदार्थ के सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होती है तथा अभिक्रिया की दर अभिकारक पदार्थों के सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होती है।
ये किसका नियम है? लॉ ऑफ मास एक्शन। किसने दिया था? गोल्डबर्ग तथा बागे ने। ये किसने दिया था? गोल्डबर्ग तथा बागे। गोल्डबर्ग तथा बागे ने दिया था नियम। ठीक है। ठीक है। वैसे ध्यान रखेंगे कि जो नॉर्मली गैस व्यवस्था के लिए हम पढ़ते हैं ऐसा ये नियम, ये जो नियम है हम गैस अवस्था के लिए पढ़ते हैं, नॉर्मली है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम गैस अवस्था ही है, उसमें और भी हो सकते हैं। उत्क्रमणीय क्रिया में तो एक ठोस भी हो सकता है। ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्थिर ताप पर किसी पदार्थ की क्रिया करने की दर उस पदार्थ के सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होती है तथा अभिक्रिया करने की दर अभिकारक पदार्थों के सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होती है। सही है। तो एक रिएक्शन यानी एक उदाहरण देकर हम इसको समझते हैं। एक रिएक्शन ले लेंगे। ठीक है। Let a reversible reaction N1A plus N2B M1C plus M2D ये रिवर्सिबल अभिक्रिया है। ये एक रिवर्सिबल अभिक्रिया, उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। ठीक है। तो उसने क्या कहा था कि अभिकारक पदार्थ, या ऐसे मान लो कि मान ले यही होता, अभी सिर्फ अभिकारक ये है, तो एक ही क्रिया करने की जो दर है वो कहा कि अब पदार्थ की क्रिया करने की दर उसके सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होती है। तो मैं क्या लिख देता हूं कि ए की क्रिया करने की दर, ए की क्रिया करने की दर किसके समानुपाती है? मैंने कहा था कि जो पदार्थ हो, तो ए पदार्थ है यहाँ पे, ए की क्रिया करने की दर ए के सक्रिय द्रव्यमान एक्टिव मास के समानुपाती है। तो ए का एक्टिव मास को ऐसे लिखेंगे और इसके जितने भी मोल हो, ये वाले इसके मोल हैं, इसकी घात हो गई N1। ऐसी अगर मैं कहूं कि बी की क्रिया करने की दर, बी की क्रिया करने की दर, क्रिया करने की दर किसके समानुपाती होगी? बी का एक्टिव मास की पावर N2 के। सही है ना। ऐसी मैं कहने लगूं कि C की क्रिया करने की दर क्या होगी? C की क्रिया करने की दर, भाई इस आग्रह अभिक्रिया के लिए अभिकारक कौन से हो गए? ये आग्रह अभिक्रिया के लिए जो अभिकारक हैं वो कौन से हैं? A और B हैं। लेकिन जो पश्च अभिक्रिया हो रही इधर से इधर की ओर, तो यही तो अभिकारक हुए उसके लिए ये अभिकारक हुए। सही है ना। तो C की क्रिया करने की दर किसके समानुपाती होगी? C
c की पावर m1 के, और ऐसे ही d की क्रिया करने की दर किसके समानुपाती होगी, d की पावर m2। क्लियर हो गई वाली बात। तो ये तो बात हो गई कि कोई पदार्थ अर्थात किसी पदार्थ की क्रिया करने की दर उसके सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होती है। लेकिन मैंने क्या कहा था, बाद में उसमें नियम में आया था कि किसी अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया का वेग, किसी अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया का वेग, ठीक है, उसके